हेलो एस्पायरेंट्स, 24 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 8 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में देखेंगे। पहली है एंशियंट नॉलेज हब फेसेस ग्रिम फ्यूचर। तो ये TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये ऑर्गेनाइजेशन है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर। तो ये बनाया गया था इन 2001 और इसका फंक्शन ये था कि ये बायोपिरेसी के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो बायोपिरेसी क्या होता है? पिरेसी मींस किसी का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको आप यूज करते हो। तो ये बायोपिरेसी मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, तो जो प्लांट सोर्सेज वगैरह से जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज बेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजेस ऑफ नीम, नीम के फायदे क्या है, टर्मरिक के फायदे, हल्दी के फायदे क्या है, तो ये सारी हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो इसको, इसके इफेक्ट्स को यूज करके इनका इनका डिटेल्स देके ऑर्गेनाइजेशन से, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में भी और इवन इंटरनेशनल कंपनीज वगैरह जो है वो इसके ऊपर पेटेंट के राइट्स की डिमांड करते हैं। तो पेटेंट ऑफिसेस इन इंडिया तो इनको नॉलेज होगी ये नहीं देंगे, पर इंटरनेशनली इनको पेटेंट्स दिया भी जाता है कि नीम का ये बेनिफिट है तो इसके ऊपर हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ जाएगा, तो वो फिर उनको मोनोपोली मिल जाती है। तो ये एक्चुअली हमारा जो नॉलेज है वो ये पायरेसी हो रही है। तो ये बायो पायरेसी ना हो, इसके लिए ये ट्रेडिशनल नॉलेज की एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है, मतलब कंप्यूटर पे ऑनलाइन एक लाइब्रेरी है। तो इसमें सारा रिपोजिटरी है, आप देख सकते हैं 3 लाख फॉर्मुलेशन, 3 लाख के आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, ये जो मेडिसिनल सिस्टम से एंशियंट इंडिया के, उनके नॉलेज को यहाँ पे पूरा ऑनलाइन डाला गया है। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी है। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में है, जैसे उर्दू में, अरबिक में, संस्कृत में, इवन तमिल वगैरह में जो लैंग्वेजेस में ये नॉलेज है, तो इनको एक्चुअली इंटरनेशनली एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो वो अपना ये ड्रॉबैक बताते हैं इसका। तो इसीलिए ये डिजिटल लाइब्रेरी इनको इंग्लिश में यहाँ पे जो अवेलेबल करके दे रहे हैं, तो इंटरनेशनली भी ओपन सोर्स है, सर्चेबल है। तो फिर ये पेटेंट ऑफिस जो है यूरोप में, US में वगैरह, ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर कोई पेटेंट एप्लीकेशन आया है तो वो चेक कर सकते हैं कि क्या ये ट्रेडिशनल नॉलेज में ऑलरेडी है। तो अगर है तो वो वेरीफाई किया जा सकता है और उस हिसाब से फिर पेटेंट मिलेंगे। तो ये हम बायोपायरेसी को स्टॉप कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। पर अब ये अपने बंद होने के राह पे है, क्योंकि इसको फंड्स अभी कमिट नहीं किए गए मार्च 2017 के बाद, और इसके वर्कफोर्स को भी काफी कम कर दिया गया। अराउंड 100 एम्प्लॉइज थे तो अब सिर्फ 50 ही बचे, और ये 50 वर्कर्स भी CSIR को ड्रैग कर रहे हैं इन कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो यह डिस्प्यूट लॉन्च किया गया है। तो वही यहाँ पे कंसर्न्स यही है कि अब ये बंद हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे क्या इसका रिस्पॉन्स आता है, हम देखेंगे। तो ये है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ SNT और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो हेल्थ मिनिस्ट्री में, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, आयुष। तो इसका ये जॉइंट प्रोजेक्ट था। फिर अगला न्यूज आइटम है TB डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सब ऑप्टिमल इन प्रिजन्स। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में TB फाइट करने के लिए हम काफी स्टेप्स ले रहे हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस को हम चाहते हैं कि एलिमिनेट हो जाए इंडिया से बाय 2025। तो इसके लिए हमको चाहिए कि इसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सही हो हर एस्पेक्ट से। तो यहाँ पे ये प्रिजन्स में जो प्रिजनर्स, प्रिजन इनमेट्स है, उनके लिए डायग्नोसिस ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, वो यहाँ पे स्टडी में चेक किया गया और ये अप टू द मार्क नहीं पाया गया। मतलब यहाँ पे डेफिशिएंसी लैक्यूने है। तो उन्होंने यही देखा कि सेंट्रल प्रिजन्स में फिर भी बेटर पोजिशन है, फैसिलिटीज बेटर है, पर डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स में यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे भी TB डायग्नोसिस ट्रीटमेंट यहाँ पे एम्फोसाइज किया जाए। तो वो हाईलाइट किया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है मूविया सेज डील विद सेंटर हेल्प्स नागास। तो ये है इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नागा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नागा ऑर्गेनाइजेशन, ये NSCNIM, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मूवा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ पीस अकॉर्ड साइन किया है इंडिया, दोनों साइड्स ने इन अगस्त 2015। तो ये सिर्फ एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, इसके अंदर डिटेल्स अब निगोसिएशंस हो रहे, डिस्कशंस हो गए और फिल किए जाएंगे कि क्या है। तो जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है वो यही है कि इसके अंदर, अग्रीमेंट के अंदर को एग्जिस्टेंस है। को एग्जिस्टेंस होगा मतलब नागाज एक्चुअली चाहते हैं ग्रेटर नागालैंड, तो वो डिमांड उनका काफी टाइम से है। तो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो को एग्जिस्टेंस मतलब दोनों पीसफुली रहे और शेयर्ड सोवरेनिटी ऑफ 2 एंटिटीज।
ये वो कह रहे कि सोवरिनिटी दोनों की शेयर्ड हो, मतलब कि उनको भी मतलब ऑटोनॉमी थोड़ी टू सम एक्सटेंट दी जाएगी, ऐसा है। तो वो दोनों साइड्स इसके ऊपर डिटेल्स निगोशिएट कर रहे हैं। तो यही है, ये नागा स्ट्रगल एक्चुअली बिफोर इंडिपेंडेंस ही स्टार्ट हो गया था। तो ये नागा नेशनलिज्म ये 1918 में से ये फाइट कर रहे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और 1946 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा एनएनसी, नागा नेशनल काउंसिल। इसके लीडर थे एजेड फिजो। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस, एक्चुअली इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया कि नागालैंड फ्री है। तो 14 अगस्त 1947 को एनएनसी ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, और फिर ये सेपरेटिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई जो चलती रही। फाइनली सीज फायर अग्रीमेंट साइन हुआ इन 1964। तो ये पीस अकॉर्ड तो साइन हो गया, लेकिन फिर से इसको पीस अकॉर्ड क्रिटिसाइज भी किया गया, सीज फायर को। इट वाज कंसिडर्ड एज अ सेल आउट, कि अपना जो ड्रीम था वो छोड़ दिया गया है ऐसे। तो 1980 में फिर से रिवाइवल जो हुआ, ये एनएससीएन बनाई गई, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो ये सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 88 में स्प्लिट भी हो गई, एनएससीएन आईएम और एनएससीएन के दोनों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीज फायर साइन करने के अटेम्प्ट्स किए, साइन भी किया, पर फिर एनएससीएन के ने ये सीज फायर को ब्रेक कर दिया 2015 में। लेकिन एनएससीएन आईएम जो है, इसके साथ हमने पीस अकॉर्ड साइन किया अगस्त 2015 में। तो अब ये डिटेल्स इसके फाइनलाइज हुए हैं। तो वही है, इससे बेनिफिट्स यही होगा कि जो इंडिया की जो ये इंसर्जेंसी इतने टाइम से चल रही है कि ये फाइट कर रहे, सेपरेटिज्म यहाँ पे जो अलाइव है, तो इसको हम एंड कर सकते हैं। डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट पे कंसंट्रेशन होगा फिर इधर, और एनएससीएन के ऊपर भी प्रेशर आएगा, वो आइसोलेट हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, तो उनको भी हम इजीली टैकल कर पाएंगे। तो वो सारा यहाँ पे यही सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग चलते रहता है, तो वो एंड किया जा सकता है। और ये अपना एनएससीएन के भी म्यांमार में जाके छिप जाते हैं, तो इसीलिए म्यांमार के साथ भी अपना अपने टाइज इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हो गए अगर यहाँ पीस लाया गया तो। फिर अगला न्यूज आइटम है, यूएस लॉ मेकर्स अर्ज इंडिया टू लिफ्ट कर्ब ऑन एनजीओज। तो ये हमने कई बार डिस्कस किया है। कंपैशन इंटरनेशनल, ये अमेरिकन क्रिश्चियन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको पहले तो इंडिया ने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया। तो ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में जाने की वजह से उनके सारे जो ट्रांजेक्शन होते थे वो इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव करे तो ही हो गए। तो इसीलिए उन्होंने कहा हमारा फंक्शनिंग या मुश्किल है। तो ये एक्चुअली एनजीओ इंडिया में इंडियन एनजीओ को फंडिंग देती थी, और ये इंडियन एनजीओ फिर फंक्शन करते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चार्ज लगाया कि ये जो एनजीओ है वो क्रिश्चियन कन्वर्जन करवा रहे हैं, तो दे आर इंडल्जिंग इन कन्वर्जेंस, इसीलिए इनको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला गया। तो वही है, तो ये एक्यूजेशन आ रहा है। तो हालांकि कोई केस वगैरह फाइल नहीं हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। तो अब वही है, यहाँ से यूएस से कई बार रिक्वेस्ट आ चुकी है। इवन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे बराक ओबामा के टाइम पे, मिस्टर जॉन कैरी, उन्होंने भी यहाँ पे रिक्वेस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसको कंसिडर किया जाए, कंपैशन इंटरनेशनल के ऊपर जो कर्व्स है उनको हटा दिए जाए। तो अब फिर से यूएस कांग्रेस के मेंबर्स, 107 मेंबर्स, यूएस कांग्रेस मतलब यूएस पार्लियामेंट, तो वो यहाँ यूनियन होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है उन्होंने कि रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाए, एटलीस्ट टेम्पररी हटाए जाए, और फिर परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा जाए। और कंपैशन इंटरनेशनल ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि हमारे लिए ऐसे एनवायरमेंट में फंक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम इंडिया में अपने ऑपरेशन रैप अप कर रहे हैं। एंड इट इज द लार्जेस्ट फंडर, इंटरनेशनल एनजीओ जो फंड करता है इंडिया में, तो इट्स द लार्जेस्ट एज सच। तो वही है, वो काफी सारे चिल्ड्रन, 1,45,000 चिल्ड्रन इंडिया में यहाँ सपोर्ट होते हैं इनके डोनेशन की वजह से। तो यहाँ पे इनको हेल्थ, न्यूट्रिशन, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन वगैरह इसमें उनको मदद मिलती है। तो वही है, 1968 से ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, और अब इनको अपने ऑपरेशंस एंड करने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वो सजेशन डाला गया कि एटलीस्ट टेम्पररीली भी कर्ब्स हटाए जाए और परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाए। फिर अगला न्यूज आइटम है, help speed up resolution of commercial disputes। तो ये लेटर लिखा गया है बाय लॉ मिनिस्टर टू सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शंस दे फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड नॉर्म्स, कि उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। मतलब एडजर्नमेंट्स बार बार हो जाते हैं, तो उनके ऊपर नॉर्म्स लाए जाए, टाइमलाइन को अधर किया जाए। कोर्ट्स, जो सिविल कोर्ट्स के ऊपर वो कह रहे, तो ये सिटी कोर्ट्स जो है दिल्ली में और मुंबई में स्पेसिफिकली, उनके लिए यहाँ पे रेगुलेशंस लाया जाए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसिंग जो होता है, समन्स की सर्विसिंग, वो यहाँ पे टाइमली मैनर में हो, तो ये इमीडिएटली किया जाए, ऐसे एक लेटर भेजा गया। तो ये डिमांड इसीलिए की गई है क्योंकि
इंडिया चाहती है और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है, जो वर्ल्ड बैंक हर साल लाती है, तो ये सितंबर 2016 में उनकी जो रिपोर्ट आई, तो उसमें उन्होंने 2017 रैंकिंग दी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2017। तो इसमें इंडिया का रैंक एक इम्प्रूवमेंट आया, मतलब 131 था पिछले साल, अब ये साल के लिए तो 130 आ गया। तो ये इम्प्रूवमेंट जो है, इसमें हमको और ज्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए एक वर्ल्ड बैंक जो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पैरामीटर्स यूज करती है, वो ये 10 है। तो ये 10 में से एक है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सिविल केसेस जो है उनमें एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लोकल कोर्ट्स में कम से कम टाइम लगना चाहिए डिस्प्यूट रिजॉल्विंग के लिए। तो वही है यहाँ पे वो एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेटर जो है, वो टाइम एंड कॉस्ट फॉर रिजॉल्विंग अ स्टैंडर्डाइज कमर्शियल डिस्प्यूट थ्रू अ लोकल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब जो पहला केस जहाँ जाता है वो ये देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, कॉस्ट क्या होता है डिस्प्यूट रिजॉल्विंग के लिए। तो इसके लिए इंडिया में वो इस पर्पस के लिए वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मुंबई सिटी सिविल कोर्ट का डेटा देखते हैं रैंकिंग के लिए। तो इसीलिए यहाँ लेटर ये भेजा गया कि इन दो कोर्ट्स की में तो एटलीस्ट रैशनलाइज किया जाए और ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडेक्स में ये रैंकिंग बढ़ सके। तो ये 2017 की रैंकिंग है, इंडिया का एक इम्प्रूव हुआ है। पहले टॉप थी सिंगापुर, अब 2017 के लिए न्यूजीलैंड टॉप पे है। फिर ये 10 पैरामीटर्स आप देख सकते हो और इंडिविजुअली इनके भी रैंकिंग कैसे इंडिया के, वो भी यहाँ दिए गए। फिर अगला न्यूज आइटम है, इंडिया वांट्स टू हेस्टन टॉक्स ऑन प्रपोज्ड ग्लोबल सर्विसेज पैक्ट। तो ये इंडिया का हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रपोजल डाला है फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज अग्रीमेंट। तो TFA, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट इन गुड्स, ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, ये एनफोर्स भी हो चुका है फ्रॉम 22 Feb 2017। तो अब इसी लाइंस पे हम चाहते हैं कि सर्विसेज में भी ट्रेड फैसिलिटेशन लाया जाए। तो एक्चुअली WTO में यही है कि नए कोई भी इश्यूज नहीं लाए जाएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने तब तक कि दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जो है वो फुलफिल नहीं हो जाता। तो इसीलिए ये जो ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट इन गुड्स भी फाइनलाइज हुआ, तो ये सारे WTO मेंबर्स को इसको रेटिफाई करना होता है। तो ये इसीलिए हो पाया क्योंकि ये जस्टिफिकेशन ये दिया गया कि ये सिर्फ फैसिलिटेशन के बारे में, इसमें कोई नया इशू नहीं है, ज्यादा मार्केट एक्सेस नहीं मांग रहे, वही मार्केट एक्सेस जो है उसको ही फैसिलिटेट करने की डिमांड चाहिए। मतलब इसमें मेजरली ये था कि गुड्स जब ट्रेड हो रहे हैं इंटरनेशनली, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कस्टम्स को रैशनलाइज करने की जरूरत है। तो कस्टम्स जो है, तो कस्टम नॉर्म्स कई बार कई सारी कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेसिफिकली काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड फैसिलिटेट नहीं होता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज ही मेनली ये चाहती थी कि ये ट्रेड फैसिलिटेशन हो, और वो यही जस्टिफाई भी कर रहे थे कि सबको बेनिफिट होगा, इवन डेवलपिंग कंट्रीज को भी बेनिफिट होगा। तो ये कस्टम नॉर्म्स को रैशनलाइज करने के लिए अग्रीमेंट आया है। तो वही वैसे लाइंस पे हम ये जस्ट कह रहे हैं कि ये भी वैसा ही है, ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए ही है, मतलब सर्विसेज में भी ट्रेड फैसिलिटेशन लाया जाए। तो वही है, इसमें हम चाहते हैं कि जैसे कि ये जो वीजा नॉर्म्स जो होते हैं उसको रैशनलाइज किया जाए, जो ये सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं तो वो पोर्टेबल हो, ये इंश्योर किया जाए कि अगर आप एक कंट्री में वर्क कर रहे हो फिर वापस वो टेम्पररी और फिर वापस दूसरी कंट्री में चले गए, होम कंट्री में भी, तो सोशल सिक्योरिटी डिडक्शंस जो होते हैं वो आपके पोर्टेबल हो, आपको मिले, नहीं तो वो तो आपके गए। तो इसीलिए पोर्टेबिलिटी आनी चाहिए। इंश्योरेंस कवरेज भी क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेबल होना चाहिए क्योंकि मेडिकल टूरिज्म काफी होता है, तो इंडिया सर्विसेज में स्ट्रांग है। तो ये मेडिकल टूरिज्म अगर क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा तो इसको भी, मेडिकल टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। तो यही सारे ऑब्जेक्टिव्स रखे कि टेम्पररी मूवमेंट स्किल वर्कफोर्स का जो है वो फैसिलिटेट किया जाए, इसके लिए नॉर्म्स ईज किए जाए। तो इसीलिए हमने ये ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज अग्रीमेंट बनाया। तो वही हम यहाँ पे फिर से उसके लिए हम चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए। तो सारे मेंबर कंट्रीज जो एक्सपर्ट कमेटी के पास है अभी, फिर सारे WTO मेंबर्स जो है वो भी इसको डिस्कस करेंगे और इसको कंसिडर करेंगे। तो ये है। और जो मोड ऑफ ट्रेड होता है इन सर्विसेज, वो 4 मोड्स बोले जाते हैं। तो ये WTO के GATS जो है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, उसके अंदर ये 4 मोड्स ऑफ ट्रेड है सर्विसेज के लिए, मोड 1, 2, 3, 4। तो इस मोड 1 का मतलब होता है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये एग्जांपल हेल्थ केयर में जैसे है, तो आप एक कंट्री में ही हो पर क्रॉस बॉर्डर आप अपना सर्विसेज सप्लाई कर रहे थ्रू, मतलब मेडिसिन वगैरह सैंपल्स भेज दिया या मेल कर दिया, तो ये यूज करके आप क्रॉस बॉर्डर सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज। सेकेंड है कंजम्पशन अब्रॉड, मतलब जो मतलब
पेशेंट्स वगैरह जो है इस एग्जाम्पल में हेल्थ में, वो आपके पास यहाँ फॉरेन पेशेंट्स आ रहे हैं, जो मेडिकल टूरिज्म हम कहते हैं, तो कंजम्पशन अब्रॉड हो गया। तीसरा है कमर्शियल प्रेजेंस। कमर्शियल प्रेजेंस मतलब आपका एक एंटिटी का प्रेजेंस वहां पे है फॉरेन कंट्री में। और मोड 4 जो है वो है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, कि अपना आप वहां सेल कर रहे हैं खुद से। और मोड 4 में आप मतलब पर्सन ही प्रेजेंट है, जो हेल्थ पर्सनल है वो वहां पे ही टेम्पररी मूव करके और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अब्रॉड। तो ये 4 मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज। और ये ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट के बारे में भी है। तो ये ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट सारे WTO मेंबर्स ने अग्री किया था कि हम रेटिफाई कर देंगे इसको जुलाई 2014 31 तक, पर ये हो नहीं पाया था क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे एक डिमांड दी कि ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट तो हम साइन करेंगे, पर जो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसमें हमको अभी दिक्कतें आ रही है। तो दिक्कत ये थी कि हमारा जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है फूड ग्रेन्स का पीडीएस सिस्टम, उसके अंदर हम जो फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करते हैं तो वो सब्सिडी की लिमिट जो होती है 10% ऑफ टोटल फार्म आउटपुट होना चाहिए। तो ये सब्सिडीज की लिमिट डेवलपिंग नेशंस के लिए है और इंडिया इसको अब ब्रीच कर देगी, क्योंकि ये जो सब्सिडी की प्राइसेस है वो 1986-88 प्राइसेस पे बेस्ड है। तो इसीलिए हम चाहते थे कि ये कैप जो है सब्सिडीज की इसको रिलैक्स किया जाए, क्योंकि हमारा तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो रहा है फूड ग्रेन्स का, तो ये एक्सीड होगा और एक्सीड होगा तो हमको पेनल्टी लगेगी, तो हम पेनल्टी नहीं पे करना चाहते। मतलब अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को यहाँ पे रिलैक्सेशन दो। तो यही यूएस इंडिया की अग्रीमेंट की डिस्कशंस हुए और ये अग्री किया गया कि एक पीस क्लॉज इंसर्ट किया जाएगा। तो ये पीस क्लॉज के हिसाब से ये जो अगर सब्सिडीज की कैप जो है 10% ये ब्रीच भी होती है, अगर इंक्रीज भी होता है यहाँ पे, तो डेवलपिंग नेशंस को कोई पेनल्टी नहीं पे करेगी, टेम्पररीली यहाँ पे रिलीफ दिया गया। तो इसकी वजह से ये रिलीफ मिलने के बाद हमने अग्री किया ठीक है हम ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट रेटिफाई करेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट इन्फोर्स करने के लिए सारे WTO मेंबर्स को इसको रेटिफाई करना जरूरी है। तो वही है इंडिया का ये स्टैंड तब रहा। एंड फाइनली जब ये अग्रीमेंट आया नवंबर में, मतलब जुलाई डेट तो ब्रीच हो ही गई थी, तो फिर उसके बाद ये साइन फाइनलाइज हुआ और उसके 2 साल बाद अब 22 Feb 2017 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो अकॉर्डिंगली वैसे ये स्टेप्स लिए गए। फिर अगला न्यूज आइटम है सी आइस हिट्स रिकॉर्ड विंटर लो। तो ये जो सी आइस कवर है दोनों पोल्स पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल रीजन में, मतलब आर्कटिक और एंटार्क्टिक दोनों जगह पे सी आइस कवर कम होते जा रहा है। तो ये रिकॉर्ड लो लेवल्स पे अब फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर, मतलब ये टाइम पे, मतलब मार्च मंथ में आर्कटिक आइस शीट जो है वो सबसे ज्यादा होती है उसका एक्सटेंट, क्योंकि यहाँ पे ये विंटर टाइम मैक्सिमम एक्सटेंट होता है इनका, विंटर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लोएस्ट रिकॉर्डेड लोएस्ट लेवल पे है। और इवन इन एंटार्क्टिका लोएस्ट एक्सटेंट एवर रिकॉर्डेड बाय सैटेलाइट। तो सैटेलाइट रिकॉर्ड जो है हमारे सामने वो यही बता रहे कि एंटार्क्टिक में भी ये लोवेस्ट लेवल पे। तो वही कंसर्न है कि सी आइस लेवल्स कवर जो है कम होते जा रहे हैं। तो अर्थ पे भी 3 साल लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट रही है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग एक्सिलरेट हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये सी आइस कवर मेल्ट हो रहा है, इसकी वजह से कम हो रहा है। और इसकी वजह से ऑफकोर्स जो कॉन्सिक्वेंसेस हो गए ग्लोबल वार्मिंग के वो हमको पता है। तो वही है यहाँ पे, मतलब फ्लड्स आ सकते हैं और फिर हीट जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो उससे वैसे वैसे उसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। तो इसीलिए ये ग्लोबल वार्मिंग को कर्ब करने के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए, डिसिलरेट करने के लिए, कि फॉसिल फ्यूल्स यूज पे रिस्ट्रिक्शंस लाए जाए वगैरह, तो ये स्टेप्स लेने अब जरूरी है, वही यहाँ पे इससे एम्फेसाइज होता है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है सोलर पावर्ड स्किन फॉर प्रोस्थेटिक्स। तो प्रोस्थेटिक्स का मतलब होता है आर्टिफिशियल लिम्ब, मतलब आर्टिफिशियल हाथ पैर जो लगाते हैं। तो ये एम्प्यूटीज जो होते हैं जिनके हाथ कट गए होते हैं वगैरह, या पैर, लिम्ब मतलब हाथ या पैर, तो ये प्रोस्थेटिक लिम्स यूज करते हैं। तो लेकिन ये उसमें तो सेंसेस नहीं होते, तो अब ये एक सोलर पावर्ड स्किन बनाई गई है, मतलब कि ये प्रोस्थेटिक्स पे ऐसे सेंसर्स लाए गए हैं जो इतने इतने पावरफुल है और ये सोलर पावर से वर्क करते हैं, तो उससे ये सेंसेस जो है उसको इंक्रीज करते हैं। तो इवन यहाँ पे फीलिंग, प्रोस्थेटिक लिम्स के थ्रू भी फीलिंग वो पर्सन को आ सकती है। तो ये सोलर पावर्ड स्किन जैसे प्रोस्थेटिक्स के लिए वो एक इनोवेटिव रिसर्च लाया गया है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।